This conference will now be recorded. ऑटम 2020 का पेपर निकालें और उसका क्वेश्चन नंबर 4, ऑटम 2020 क्वेश्चन नंबर 4। ओके की बात, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और select the appropriate answer from the option available for each of the following। सबसे पहला सवाल है which of the following statement is correct about financial statement based on historical cost in times of rising prices। मतलब कीमतें बढ़ रही हैं। एक बात याद रखें, अगर कीमतें बढ़ रही हो ना, कीमतें बढ़ने से बेस जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता होता है वो क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ता होता है। ओके की बात, वो कहता है कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। और दूसरा ये है कि प्राइसेस बढ़ने से हमारे जो एसेट्स होते हैं, देखें पहले अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई चीज खरीदी मार्केट से और नोट नहीं चल रहा, बस थोड़ी देर, 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। हाँ जी जनाब, लिखा हुआ है कि जनाब हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस के ऊपर आपने वैल्यूज लिखी हुई हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, बताओ क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहला, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड। फिर वो लिखता है एसेट्स विल बी ओवरस्टेटेड। ये नहीं हो सकता, बी का आंसर पॉसिबल नहीं है। वजह सुन लीजिए, उसकी वजह ये है कि अगर आपने एसेट आज खरीदा है 2018 में, 2018 में आपने 1 लाख के एसेट्स खरीदे हैं, 2019 में कीमतें बढ़ जाती हैं तो कीमतें मार्केट के अंदर ज्यादा होंगी, कीमतें मार्केट के अंदर उन एसेट्स की ज्यादा होंगी, बट जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे होंगे वो तो हमने 2018 पे खरीदे हैं। इट्स मीन के जो कह रहा है ना कि एसेट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे कीमतें बढ़ने से, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो कहता है एसेट्स प्रॉफिट्स एज वेल एज एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड। कहता है प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, एसेट्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एसेट तो हमने देख लिया अंडरस्टेटेड होंगे मार्केट के हिसाब से, क्या प्रॉफिट भी अंडरस्टेटेड होगा? ये भी बात सुन लें। आपने स्टॉक खरीदा 2018 में, आपका एक क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था 50,000 का और 2018 में आप इसको बेचते थे सपोज दैट 20% प्रॉफिट पे या 70,000 रुपए का। अब 2019 में कीमतें बढ़ गई हैं, इसका मतलब है आप अपना प्रॉफिट भी, सेल प्राइस बढ़ा दोगे, सेल प्राइस इंक्रीज कर दोगे, जो नया स्टॉक मिलेगा आपको वो तो हाई प्राइस पे मिलेगा, लेकिन जो पुराना स्टॉक पड़ा होगा वो तो आपने खरीदा होगा पिछले साल की प्राइसेस पे। इट्स मीन कि आप लोगों का जब प्रॉफिट की बात करेंगे, कीमतें बढ़ने पे प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। इसलिए जैसे आजकल हमारे हालात चल रहे हैं, आपको पता है जब कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल वाले भी अमीर होते जा रहे हैं, मेडिसिन वाले भी अमीर होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उन्होंने चीजें कम कीमत पे खरीदी हुई हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, वो ज्यादा कीमत पे बेचते हैं। और जब नया, आप ये सोचोगे कि सर उन्होंने अब खरीदेंगे भी तो हाई प्राइस पे, हाँ जी, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन वही होगा, लेकिन जो पिछला स्टॉक पड़ा होगा उसके ऊपर तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। तो कीमतें बढ़ने पे प्रॉफिट ज्यादा होता है हमेशा, याद रखें। और एसेट्स कम होते हैं, कैसे?
हमने एसेट्स खरीदे हुए तो होते हैं पुरानी कीमतों पे और मार्केट में उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो हमारे एसेट जो हमने बुक किए होते हैं वो अंडरस्टेट हो जाते हैं, मतलब कम वैल्यू पे लिखे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तीसरा आंसर भी सही नहीं है। डेप्रिसिएशन विल बी ओवरस्टेटेड, गलत। और डेप्रिसिएशन तो कम चार्ज हो रही होती है। एसेट्स की कीमतें बढ़ने से हमारे पास जो हिस्टोरिकल एसेट पड़े होते हैं, जो हमने पहले खरीदे होते हैं, वो कम कीमत पे पड़े होते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन भी कम आती है। तो इसका आंसर बन जाता है ए, कि प्रॉफिट कीमतें बढ़ने से बढ़ जाते हैं और एसेट्स अंडरस्टेट मतलब कम रह जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका ऑप्शन ए बेस्ट आंसर है। डन होगी बात। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। कहते हैं IS 40 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्लोजर, कहता है कौन सी चीज है जो डिस्क्लोजर नहीं होती अंडर कॉस्ट मॉडल। एक बात याद रखें, IS 40 का कॉस्ट मॉडल और IS 16 के कॉस्ट मॉडल में सारी चीजें सेम है। फिर सिर्फ IS 40 के अंदर रेंटल इनकम लिखनी होती है। जो रेंटल इनकम हमारे पास आती है, जो रेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सपेंस आते हैं, ओके होगी बात। चलें जनाब। तो कहता है कि कौन सी चीज डिस्क्लोजर में नहीं आती। फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये लिखना होता है। डेप्रिसिएशन मेथड, ये भी आपको याद है, लिखना होता है। रिकंसिलिएशन, ये रिकंसिलिएशन जो हम टेबल नहीं बनाते, ये उसको कहते हैं। ये तीनों डिस्क्लोजर हैं। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, हमने IS 16 के डिस्क्लोजर भी पढ़े, IS 40 के भी डिस्क्लोजर ये वही हैं, IS कॉस्ट मॉडल वाले। तो क्या रेजिडुअल वैल्यू डिस्क्लोज करना जरूरी होती है या ये कोई डिस्क्लोजर नहीं है? रेजिडुअल वैल्यू का कोई डिस्क्लोजर हमने किसी जगह नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर ये है क्योंकि उसने पूछा है नॉट डिस्क्लोजर। आप डिस्क्लोजर वैसे जाकर देख ले, आपको ये चीज नहीं मिलेगी। चले जनाब। नरेश कहता है, नरेश दोबारा पूछें, क्या कह रहे हो, कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है? कौन सी ऑप्शन कह रहे हो? आइए, ये इसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का मेथड बताना होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि किसी भी क्वेश्चन में दो हो, बिल्कुल। वो फिर वो सवाल के अंदर कहता होता है कि विच ऑफ द टू ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर वो सवाल के अंदर ही कह देगा कि दो ऑप्शन बताओ जो करेक्ट है, हो सकती है, पॉसिबल है ये। चलिए जनाब, तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज नेगेटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहता है किस वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस नेगेटिव आ सकता है। कहता है डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नहीं हो सकता। नेगेटिव इस वजह से नहीं आ सकता। क्यों भला? क्यों भला? क्योंकि डेप्रिसिएशन जब बैलेंस जितना भी कम आएगा तो पॉजिटिव, और डेप्रिसिएशन है तो प्लस होना होता है। डेप्रिसिएशन तो हम ऐड करते हैं, ऐड करने की वजह से तो नेगेटिव नहीं आएगा, कोई चीज माइनस करने से नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है पहला आंसर ठीक नहीं है। वो कहता है डिक्रीज इन, हाँ कम ऐड होगा, लेकिन होगा ऐड ही। तो ऐड होने की वजह से कोई चीज माइनस में नहीं आती। फिर वो कहता है अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। लो जनाब, फिक्स्ड एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वैसे ही नहीं आते। फिर डी को देख लें, फिर सी पे आते हैं। डी में लिखा हुआ रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन भी नहीं आता। तो वैसे भी अभी हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने पहले सिलेक्ट कर लिया कि सी आंसर है। अब हम इसको देख भी लेते हैं क्यों। कहते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ज्यादा होने से डेटर्स ज्यादा हो जाएंगे। क्रेडिट सेल्स होने से डेटर्स ज्यादा हो जाएंगे, और इंक्रीज इन डेटर हम आउटफ्लो शो करते हैं। अपने फॉर्मेट में जाएं, इंक्रीज इन डेटर हम आउटफ्लो शो करते हैं, और आउटफ्लो ही तो माइनस में आएगा। तो ये वजह है कि नेगेटिव, ज्यादा डेटर माइनस करने से हमारा आंसर माइनस में आ सकता है। तो इसका सी आंसर बनता है।
ये ना समझ के आंसर, अगर आपको ना समझ लगे ना तो मुझे आगे ना जाने दिया करो, ठीक है। मैं तो इसलिए थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ कि आपको आइडिया हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, यानी एक बात दिल एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। लेकिन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की बात पूछ रहा है कोई, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ जी जनाब, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई पूछना चाह रहा है? अच्छा, पहला आप एमसीक्यूज कह रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक देखिए ना, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है, आपने आज 2018 में कुछ खरीदा, जैसे मैंने ये बात 2018 में हमने खरीदा, ठीक है। आपने कितने का खरीदा? सपोज कर लेते 1 लाख का, जो आपके पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है। क्या है ये? अनसोल्ड, जो 2018 में खरीदा। अब ये इसकी कीमत कम थी, 2019 में कीमतें बढ़ गई। अब आप देखें कि जो आपके पास 2018 में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, 2019 में जब उसको बेचोगे, कीमतें बढ़ गई, तो आप हाई प्राइसेस पे बेचोगे। खरीदा था लो प्राइसेस पे, बेचोगे हाई प्राइस पे, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ये बात कर रहा था, यानी इसकी जो कॉस्ट आएगी वो तो कम थी, लेकिन अगर प्राइस बढ़ने से आपका प्रॉफिट अगले साल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जनाब, ये अच्छा, ये सबसे, इस पूरे एमसीक्यूज में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, अल्फा क्लब फाइनेंशियल ईयर एंड। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हाफिज फैजान कहता है सर ये ओपनिंग स्टॉक हो रहा है। हाफिज फैजान, मैं ना अभी उसका लिंक, जो वो एरर की वजह से लिंक आता है, जो आप लिंक बना रहे हो ना, वो तो गलती करो, तो ये गलत तो नहीं किया आपने कुछ। इसमें तो मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो वही रही, सेल प्राइस पहले से बढ़ गई, तो वो प्रॉफिट जिसकी वजह से आपके बढ़ गए। वो लिंक जो आप बना रहे हो वो एरर का लिंक है कि क्लोजिंग स्टॉक में गलती करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में गलती हो जाएगी, वो एरर्स होते हैं। चले जनाब, 5वें पॉइंट पे आ जाओ। ये सबसे अच्छा पॉइंट है तमाम क्वेश्चन के अंदर, 5वां, 6वां, 7वां, ये अच्छे सवाल हैं, और ये है भी 2 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले उसने हमें दे दिया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कंसंट्रेट करना, लिखा हुआ है रिसीव्ड। 2018 में सब्सक्रिप्शन रिसीव की, 2019 की, 2018 में सब्सक्रिप्शन रिसीव की, 2019 की, 2019 में सब्सक्रिप्शन रिसीव की, 2018 की, 2019 की सब्सक्रिप्शन रिसीव की, 2019 वाली, और 2019 में सब्सक्रिप्शन रिसीव की फॉर 2020। फिर उसने बता दिया बैलेंस हमारे पास, कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 18 150,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। इट्स नॉट अ लायबिलिटी, लायबिलिटी तो एडवांस होती है। हाँ जी, और 2019 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब के आपकी रिसीवेबल है, वो है 325,000। कहता है सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाओ और मुझे बताओ कि सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019 कितनी आ रही है। डन, हम इसका लेजर बना लेते हैं। अगर आप गौर फरमाओ, क्वेश्चन में आपके पास 2019 में जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की है वो बताया हुआ है। 2019 के अंदर जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो आपको बताया हुआ है। गॉट इट? चलो जनाब, हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका लेजर ही बना लेते हैं, ध्यान से सीखिएगा। आपने मुझे बताना है
कि ये जो 150,000 है ये क्या चीज है। वो कहता है 2018 का कैरी डाउन है कि पिछले साल के एंड पे आपने 150,000 रिसीव करना था। क्लियर होगी बात। रिसीवेबल है, ब्रॉड ऑन है। ये जो 180,000 है इसके बारे में भी कुछ बताएंगे आप। चलें जनाब, कहता है कि 31 दिसंबर 2018 में 150,000 आउटस्टैंडिंग है। तो 150,000 मुझे बताइएगा कि मैंने ब्रॉड ऑन एसेट वाली साइड पे लिखना है या लायबिलिटी वाली साइड पे लिखना है। डन, एसेट वाली साइड पे 150,000। और ये आपके पास जो 2000 आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव की थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव की थी 2018 में, लेकिन वो थी 2019 की। ये 180,000 के बारे में बताने लगा हूं। आपने 2018 में 2019 की सब्सक्रिप्शन रिसीव की थी। कितनी रिसीव की थी? 180,000। कितनी रिसीव की थी? 180,000, लेकिन थी वो 2019 की। इसका मतलब है 2018 में जो आपने एडवांस रिसीव की है वो है। डनो की बात। अब आ जाए जरा, आप मुझे टोटल करके बताएं 2019 में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है, प्लस करके बता दो। प्लस करके बता दो। अच्छा, यहां पर आपने 31 दिसंबर को हाँ जी प्लस करके बता दो कितनी अमाउंट बनती है कैश के नाम से। 1690। 1690। अब आपने मुझे बताने इसके कैरी डाउन, कौन बताएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019 कितनी लिखूं? हाँ जी, इसमें एक जो हिडन ट्रिक है वो क्या है, कौन बताएगा? एक छोटा सा हिडन ट्रिक है, एक छोटा सा इसके अंदर हिडन ट्रिक है, कौन बताएगा? एक मिनट लें सोचने के लिए और वो हिडन ट्रिक निकालें। दो लाख की लायबिलिटी कह रहे हैं लोग, अभी ये वो हिडन ट्रिक नहीं है। एक बेस्ट हिडन ट्रिक है। खबर कर रहा है कि सर 1690 की समझ नहीं आएगी। सखावर भाई सवाल के अंदर देखें 2019 की रिसीट्स ऐड कर लें, जो जो 2019 में रिसीव हुआ है वो ऐड कर लें। इसलिए एक मिनट और भी आपको देते हैं। आपने फाइंड करना है जल्दी करें जनाब। कुछ लोग पहुंच रहे हैं लेकिन देखते हैं।
हाँ जी, कोई पहुंचा? जी जनाब, ये जो आप कह रहे हो ना, इसका जो आपने 2 लाख रिसीव कर लिया है, आपने जो 2019 में 2 लाख रिसीव किया है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो कैरी डाउन हो गया ना एडवांस का। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिक, ये कुछ लोग इस कैरी डाउन के बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ जी, पहुंचे? एक दफा मैं दोबारा सवाल दिखा देता हूं। ये कुछ लोग अब सही बात पे पहुंच रहे हैं। हाँ जी जनाब, आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक कैरी डाउन क्यों नहीं लिखा, आप जरा गौर फरमाइएगा। आप ये लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 325,000 subscription for 2019 as on 31st December 2019 325,000 मान लिया। जरा और देखें, आप देखें साल के शुरू में आपके पास ये 150,000 रिसीवेबल था। साल के शुरू में 2018 वाला 150,000 रिसीवेबल था। इस 150,000 में से आपको मिला सिर्फ 90,000 है। जो 2018 का 150,000 रिसीवेबल था ना आपके पास, उसमें से मिला अभी सिर्फ 90,000 है। इसका मतलब ये हुआ 2018 वाला स्टिल रिसीवेबल 60,000 का रहता है। ये जो 325,000 आखिरी लाइन पे गिवन है ना, ये तो है ही 2019 का सिर्फ। उसने डेट मेंशन किया है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 2019, सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 325, ये 2019 की सब्सक्रिप्शन है, लेकिन हमें मिली नहीं, ये 2019 से रिलेटेड रिसीवेबल है। आप मुझे बताएं, जो पिछले साल आपने रिसीव करनी थी और आपको नहीं मिली, तो क्या वो रिसीवेबल नहीं है? वो भी रिसीवेबल है। तो इसके अंदर आपका 325, इसमें से 90 मिल गया, बाकी 60 स्टिल रिसीवेबल है, प्लस 60 385,000। ये प्रॉब्लम था इसके अंदर, ये हिडन ट्रिक था। दोबारा सुनिए, दोबारा भी एक दफा बता देता हूं कि हमारे पास ये ब्रॉड ऑन साफ सुथरा लिखा हुआ है कि 180,000 एडवांस लिया था पिछले साल। 2019 में 2020 का एडवांस साफ सुथरा लिखा हुआ है। 1,50,000 लिखा हुआ है कि 2018 का रिसीवेबल है, लेकिन 2018 के रिसीवेबल में सिर्फ मिला 2019 में सिर्फ 2019 में 90,000 मिल गया। इसका मतलब है अगर ये 90 ना मिलता ना, 1,50,000 स्टिल हम रख देते। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता कि 2019 के रिसीवेबल इतने हैं, तो फिर उसके अंदर ये शामिल होता। अगर वो लिखता 2019 के रिसीवेबल इतने हैं, लेकिन वो लिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन 2019 की जो आउटस्टैंडिंग है वो 325 है, तो ये सिर्फ 2019 से रिलेटेड है। क्लियर होगी बात? तो अब क्लोज करो, तो आपके पास जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा वो अमाउंट आएगी 1905,000। क्लियर होगी बात? और पेपर में बहुत सारे आंसर ये बनता है, और अगर ये ट्रिक, ये 60,000 आप ऐड ना करोगे तो आंसर 1845 बनेगा आपका। आई कैप ने वो आंसर भी दिया है जो आप निकालोगे, और जो ओरिजिनल आंसर है वो भी होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रिक था, बाकी सवालों की निस्बत अच्छा था। बाकी आसान सवाल हैं, ये भी अच्छे ट्रिक्स हैं, लेकिन ये आप लोगों को आते हैं। हाँ जी जनाब, और मैं आपको इसका तरीकाकार बताने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और हमेशा उस तरीके पर जाइएगा।
A company has current ratio and quick ratio respectively. Current ratio भी given है, quick ratio भी given है. लिख लेते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो. हाँ जी, करंट रेशियो है 2 और क्विक रेशियो है 0.8. ये बहुत वो ट्रिक उसने खेला है, 2 और 0.8. एक बात याद रखें कि इसके चेंज होने की रेशियो तब्दील हो जाती है अगर पॉइंट में गिवन हो, मतलब 1 से छोटा आंसर हो और 1 से बड़ा आंसर हो. अभी देखते भी हैं. आगे वो लिखा है, कहता है इफ द कंपनी यूजेस इट्स पॉजिटिव कैश बैलेंस टू पे अ क्रेडिटर. कहता है वो क्रेडिटर को पैसे पे कर रहा है, क्रेडिटर को पैसे पे कर रहा है. कहता है क्रेडिटर को पैसे पे करने से कैश भी कम होगा, क्रेडिटर भी कम होंगे, मतलब करंट एसेट भी कम होंगे, करंट लायबिलिटी भी कम होगी. इसके आंसर पढ़ने से पहले मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो मैंने आपको सिखाया था. देखें जनाब, 2 आंसर मैं अज्यूम कर लेता हूं, 20/10 2 आना चाहिए ना, 200/100 भी लिख सकते हो, 20/10. अब अज्यूम करते हैं कि आपने 5 रुपए कैश पे किया. अब 5 रुपए से होगा क्या, 20 - 5, 10 - 5. करंट एसेट्स में से कैश माइनस किया, करंट लायबिलिटी से में क्रेडिटर माइनस किए. पहले आंसर था 2, पहले आंसर क्या था 2. मैंने ऐसा ही वैल्यूज अज्यूम करनी है जिससे आंसर 2 आया हो. फिर जो उसने कहा है, उसने कैश पे किया है तो कैश पे करवा देते हैं. अब मुझे बताओ 20 में से 5 माइनस करो, 10 में से भी 5 माइनस करो, तो आंसर कितना आ रहा है 15/5. इसका मतलब ये हुआ, ये तो आंसर हमारा बढ़ गया, करंट रेशियो तो हमारी बढ़ गई. अब जरा दूसरे में देखते हैं, यही काम करते हैं. इसको लिख लेते हैं 8/10. 0.8 है ना, 8/10 लिख देते हैं. वही काम करते हैं, 8 में से भी 5 माइनस कर देते हैं, 10 से भी 5 माइनस कर देते हैं. 8 - 5 3, 10 - 5 5, 0.6. अब देखो क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ, एक बात याद रखें, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने दिमाग पर जोर दें. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप एक वैल्यू अज्यूम करके उसका आंसर पहले जो दिया हुआ है उसके हिसाब से करें. जो वो कहता है कि ये काम हुआ है वो अप्लाई कर दे, तब आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा. अदरवाइज जो मैथमेटिकल स्टूडेंट है ना, उसको आराम से पता चल सकता है, मैथमेटिकल स्टूडेंट को, क्योंकि इसके अंदर डिनोमिनेटर छोटा था, इसके अंदर डिनोमिनेटर बड़ा है, इस वजह से रिजल्ट चेंज हुए. ठीक है, तो जनाब करंट रेशियो पहले से बढ़ गई, क्विक रेशियो पहले से कम हो गई. इंक्रीज करंट रेशियो, डिक्रीज क्विक रेशियो, बी आंसर बन रहा है. बाकी उसने धोखा देने के लिए बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन हमने पहले अप्लाई किया फिर अपना आंसर देखा. फिर आगे सेम सवाल आ गया, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज गियरिंग रेशियो. कहते किस वजह से गियरिंग रेशियो बढ़ती है. पहले गियरिंग रेशियो का फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं ऑप्शन की तरफ आऊंगा. एक नंबर है लेकिन आसानी से ले सकते हो अगर फार्मूला का पता है. गियरिंग रेशियो का फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट. अब देखें गियरिंग रेशियो बढ़ानी है ना, लोन बढ़ा दो तो भी गियरिंग रेशियो बढ़ जाएगी, या शेयर कैपिटल या रिजर्व कम कर दो तब भी गियरिंग रेशियो बढ़ जाएगी. तो यही तरीका होगा, या न्यूमिनेटर बढ़ा दो या डिनोमिनेटर कम कर दो, आपकी गियरिंग रेशियो बढ़ जाएगी. चेक करके देख लेते हैं इसके ऑप्शन में क्या है. सबसे पहले वो कह रहा है जनाब इशुएंस ऑफ शेयर एट प्रीमियम.
मुझे बताओ ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है या न्यूमिनेटर बढ़ रहा है? इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इससे डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर के बढ़ने से हमारी गियरिंग रेशियो कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़ने से हमारी गियरिंग रेशियो कम हो जाएगी। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूछा इंक्रीज गियरिंग रेशियो कैसे होगी, उसने इंक्रीज पूछा है, इससे तो कम हो रहा है। फिर ये एक मजेदार बात आ गई, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। बताओ इससे गियरिंग रेशियो कम होगी या ज्यादा? इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इससे भी गियरिंग रेशियो ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, माजरत, इससे भी गियरिंग रेशियो कम होगी। और जरा गौर फरमाओ चीकू, देखो जरा, सपोज दैट मेरे पास आंसर है 50/50। सपोज पहले वाला आंसर है, मैंने शेयर इशू किए 10 रुपए वाला शेयर मैंने इशू कर दिया 12 रुपए का। आंसर मेरा होगा 50 पहले आंसर 1 आया ना एक तरह का, 50/62, ऐसे ही होगा। अब कितना आंसर आ गया? 50/62। आंसर कितना आया? 0.86, 0.806, जो भी आ रहा है, कम ही हुआ ना गियरिंग रेशियो। अब जरा ध्यान से, 50/50 पहले था, मतलब आंसर 1 था। मैंने 10 वाला शेयर 8 में इशू किया, 10 वाला शेयर 8 में इशू किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 50/58। पहले वाला शेयर मैंने प्रीमियम पे इशू किया, दूसरे वाला शेयर मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, तो डिनोमिनेटर तो फिर भी मेरे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रीमियम में ज्यादा बढ़ेंगे, डिस्काउंट पे कम बढ़ेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर फिर भी बढ़ गया। समझ नहीं लगी मुझे लगता है। आंसर फिर भी कितना आएगा? 0 पॉइंट में ही आएगा, फिर भी कम होगा। बात क्लियर होगी? अब ये बात समझ लगी? चाहे शेयर प्रीमियम पे इशू करो, चाहे शेयर डिस्काउंट पे इशू करो, हमारी गियरिंग रेशियो पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बढ़ेगा। कम वैल्यू से बढ़ेगा या ज्यादा वैल्यू से बढ़ेगा, डिनोमिनेटर फिर भी बढ़ेगा। मुझे लगता है, उम्मीद है बात समझ लग गई होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती कर दी थी। बात समझ लग गई? चलें, उम्मीद है बाकी सबको भी समझ लग गई होगी। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, इससे मुझे बताएं गियरिंग रेशियो कम हुई होगी या ज्यादा? इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स, गियरिंग रेशियो कम हुई या ज्यादा? इससे भी कम होगी, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू होने से शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, और शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो गियरिंग रेशियो कम होगी। लो जनाब, लास्ट बात, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। जब आप डिविडेंड पे करोगे तो आपके रिजर्व कम हो जाएंगे, और रिटेन अर्निंग और वो शेयर कैपिटल में ऐड होती है। डिविडेंड पे करेंगे तो आपके रिजर्व कम होंगे, डिविडेंड पे करने से रिजर्व माइनस हो जाएंगे, और जैसे ही ये डिनोमिनेटर इससे माइनस मतलब कम होगा, आपकी गियरिंग रेशियो पहले से बढ़ जाएगी। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ लग गया होगा। डरने की बात। 8वें पॉइंट पे चलते हैं। देखना, आई कैप घुमाता बहुत है वर्ड्स के अंदर, ध्यान से बैठना है। कोई जितना मर्जी आई कैप घुमाने की कोशिश करे, आपने अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार रखना है। आ जाए जरा, लास्ट पॉइंट है और ये अच्छा पॉइंट है। Which of the following statement is correct in the context of capitalization of borrowing cost? IS 23 का उसने पूछ लिया, क्या पूछता है? पहला पॉइंट, if funds have been arranged from various general borrowing, the amount to be capitalized is based on the weighted average cost of borrowing. कहते हैं आप डिफरेंट जगह से अगर आप बोरविंग करते हैं ना, तो कौन सा रेट इस्तेमाल करते हो? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरविंग। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही कह रहा है। जहरी सी बात है, जब हम जनरल बोरिंग लेते हैं ना डिफरेंट जगह से, तो उसको
डिफरेंट रेट इस्तेमाल नहीं करते, एक वेटेड एवरेज कैपिटल रेट ले लेते हैं। इसका मतलब है पहला तो ठीक हो गया, दूसरे भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया तो कह देते हैं कि जी पहला हमारा आंसर है, लेकिन पढ़ लेते हैं पूरा। चलें जनाब आगे देख सकते बी, कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस एज सुन एज एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज इनकर्ड। नहीं, कैपिटलाइजेशन कमेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना जरूरी नहीं है। लोन ले लिया चाहे अभी एक्सपेंडिचर इनकर्ड नहीं भी हुए, यानी अगर लोन ले लिया और आपका वो बिजनेस स्टार्ट हो गया, और ये भी हो सकता है एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, लोन आपने बाद में लिया, तो फिर वो कैपिटलाइज तो नहीं होगा ना इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कंटिन्यू until the asset is brought into use। brought into use तक करते हैं या जब एसेट कंप्लीट हो गया तब करते हैं? वो कहता है कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक के brought into use नहीं आता। नहीं, जब कंप्लीट हो गया, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट भी नहीं, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए तो हम बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर देते हैं। और आगे वो कहता है कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, as soon as borrowing cost are incurred। वो कहता है जैसे ही borrowing cost incurred होती है कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, जब तक एसेट के ऊपर खर्च ना करें तब तक। उस सस्पेंशन पीरियड का हम borrowing cost इग्नोर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते। सपोज दैट हमने पैसे पहले ले लिए, कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट की, तो तब भी कैपिटलाइज नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, पहली स्टेटमेंट ही ठीक है। डन होगी बात? चलें जी, पहला ऑटम 2020 का हमारा पेपर पूरा हो गया। अब हम करते हैं स्प्रिंग 2020 का। अब आप अपने पास पेपर निकालें स्प्रिंग 2020 का, उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर में। वो ज्यादा लेंथी नहीं है इसमें, वो तो वो ज्यादा था काम, वो एक अकाउंट बनाने वाला, अगले में अकाउंट बनाने वाला काम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है। चलें जनाब जी, पहला क्वेश्चन कहते विच ऑफ द फॉलोइंग जी, कोई सवाल पूछना चाह रहा है? सर जी अगर स्पेसिफिक बोर्विंग हो तो वो यानी कि 2-3 बैंक से ली हो मुख्तलिफ रेट्स पर, तो उनका एवरेज रेट निकालते हैं कि नहीं? उनका निकालना स्पेसिफिक बोरोइंग पूरे की पूरी क्योंकि कैपिटलाइज हो रही होती है ना, तो उनका हमने जर्नल रेट नहीं निकालना, वो उसके लिए उनका निकालते होते हैं क्योंकि वो उसमें से अमाउंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना रनिंग फाइनेंस वगैरह से। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक नहीं होते इसलिए हम एवरेज रेट लेते हैं, स्पेसिफिक में एवरेज रेट कभी नहीं लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज मोस्ट लाइक कैश फ्लो प्रॉब्लम, कहता है कौन सी कंपनी, देखो आप वैसे ही कैश प्रॉब्लम हमेशा याद रखें, उनको आते होते हैं जिनके लॉसेस मुसलसल आते रहें, जिनके मुसलसल लॉसेस आते रहें, जिनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव हो। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ताल्लुक होता ही इसी के साथ है डायरेक्ट। ठीक होगी बात? तो जिसके ज्यादा लॉसेस आते रहे। दूसरे नंबर पे कैश फ्लो प्रॉब्लम उन लोगों को भी आ सकता है जिन्होंने बहुत बड़ा हाथ मारा हो। बहुत बड़ा हाथ मारने से क्या मुराद है कि वो ऐसे, जैसे अगर हम सोचें अपनी बात कि हमारी जो इनकम है वो कोई 10,000 रुपए पर मंथ आता है घर वालों से, और वो भी हॉस्टल वाले ले लेते हैं, और हम सोच लें कि एक आईफोन खरीदना है, तो हमें कितना बड़ा कैश प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हाँ, दूसरा एक और भी प्रॉब्लम है कि अगर हमारे मुसलसल लॉसेस, हमारी कंपनी के मुसलसल लॉसेस आते रहे तब भी कैश प्रॉब्लम हो सकता है। एक कैश प्रॉब्लम उसने पूछा है ना, कैश प्रॉब्लम के कैश की जरूरत ज्यादा पड़ जाए। एक अगर हम बिजनेस एक्सपेंशन प्लान बना लें बड़ा सा, हमारा छोटा लेवल है लेकिन हम अपनी जरूरत से ज्यादा एक्सपेंशन बिजनेस प्लान बना लें,
दूसरा, कॉन्टिन्यूसली लॉसेज आ रहे हैं, हमें कॉन्टिन्यूसली लॉसेज आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लॉस आ रहे हैं, उसको कैश प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको अगर, क्योंकि उसको तो गवर्नमेंट कंपनसेट कर देगी। अगर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको कंटिन्यूसली लॉस आ रहे हैं, वो फिर भी सर्वाइव करेगी। आप खुद देख लें, पीआईए हमारा, रेलवे हमारा कंटिन्यूसली लॉसेज में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से फंड आ जाता है। अगर इसी तरह यही इदारे प्राइवेट होते तो कब के बंद हो चुके, अगर इतने लॉसेज आते तो। चले जी, हम देखते हैं प्रॉब्लम कि किसको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहला प्रॉब्लम, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता तो हम कह देते, लेकिन ये लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग हो तो कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी में, अ कंपनी विच हैज रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, एक कंपनी ने अपना एक पार्ट बेचा, तो इसके तो पास कैश आएगा, इसको प्रॉब्लम क्या होनी है? बेच के कैश आएगा, इससे कैश प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बल्कि इस तो कैश फ्लो मजीद अच्छा हो गया। उसके बाद, अ रीजनेबली प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिश कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान, प्रॉफिटेबल कंपनी है और एक्सपेंशन का प्लान भी नहीं है, तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम ही क्या है? नहीं। अ प्रॉफिटेबल रिटेलर अबाउट एज एम्बार्क ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान, एक रिटेलर है, रिटेलर एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, एक रिटेलर है और उसका प्लान है कि बिजनेस को एक्सपैंड करे, तो इसको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ सकता है कि जब वो बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो उसके पास इतना पैसा नहीं होगा, वो लोन लेगा या किसी भी उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे कैश प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम, मेरे ख्याल में आंसर ये हमारा डी ही सही है। ओके होगी बात? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये क्लास में भी डिस्कस हुआ था। अ प्लांट हैज कैरिंग अमाउंट ₹1500,000 31st December 2019, its fair value 900,000 and cost of disposal are estimated at 50,000। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जिसकी बात करते हैं। A new plant would cost 2500,000, cash flow from the plant for the next 4 years estimated are 350,000 per annum, applicable discount is 10%। कहते, what is the approximate impairment lost on the plant recognized in the financial statement? इम्पेयरमेंट का 2 नंबर का सवाल आ गया जी। कहता है कितना इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। सबसे पहले तो जो हमने 31 दिसंबर 2019 को देखना है, कैरिंग अमाउंट उसने बता दी, कैरिंग अमाउंट कितनी अमाउंट है जनाब? 1500,000। एक बात आपने याद रखनी है, अपने तरीके पर ही जाना है, जिस अंदाज में मर्जी सवाल गिवन हो आपने अपना तरीका अपने पास रखना है। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जनाब? हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पेपर में तो आपने नहीं लिखना, डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरे नंबर पर वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है बता दीजिएगा जरा। इट्स फेयर वैल्यू 900,000 एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 50,000, तो कितना हो गया? 850,000। वैल्यू इन यूज, वो कहता है कि जनाब वैल्यू इन यूज है 350,000 पर एनम, 4 साल है, हर साल 3,50,000 आपको उसके ऊपर कैश फ्लो मिलता है। तो जनाब फाइंड कर लें जरा 350,000, या तो इसके ऊपर एनुटी का फार्मूला लगा दें
नहीं तो 1 प्लस इसकी डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऐसे भी फाइंड हो सकती है, 350,000 ओवर 1.10 की पावर 2 प्लस 350,000 ओवर 1.10 की पावर 3 प्लस 350,000 ओवर 1.10 की पावर 4। लो जनाब, जल्दी से अपने अपने कैलकुलेटर में पुट करें और आंसर फाइंड करें एज इट इज। हाँ जी जनाब, एज इट इज आंसर फाइंड करें। 350,000 ओवर 1.1 की पावर 1 प्लस 350,000 1.1 की पावर 2 पावर 3 और पावर 4 1109453। अब आई कैप ने इसको किया है डिस्काउंटिंग फैक्टर से टेबल के जरिए, उसका आंसर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। हमने लिखना है हायर ऑफ, तो हायर क्या हुआ 1109453। कितना डिफरेंस आ गया इसका? $1,500,000 माइनस 1109453, कितना डिफरेंस आ गया? 390,547 और आपके आंसर में लिखा हुआ है जो करीब करीब है 390,000। ये जो ऊपर आंसर ज्यादा आ रहा है ना, आई कैप ने एनुटी टेबल के जरिए वैल्यू फाइंड करके लिखी है, हमने डायरेक्ट पूरी की है, तो 547 का वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर आप एनुटी टेबल से वैल्यू फाइंड करते तो वो पॉइंट को राउंड ऑफ करके बताता है, तो फिर हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। ओके की बात। देखें शामिर, गौर फरमाइएगा जरा, 8,50,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और जितने इनफ्लो हैं हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली। रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, वो यहां पे लिखी। कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर गई, जितनी एक्सीड कर गई वो हमारा इंपेयरमेंट लॉस है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा आसान सा सवाल है। कहते हैं अ डेबिट बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग, कहता है डेबिट बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग, कहता है रिटेन अर्निंग का डेबिट बैलेंस कब आता है? तो जहरी सी बात है, रिटेन अर्निंग का बैलेंस तो कैरी डाउन होता है, उसमें प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, लेकिन अगर आपको लॉसेस आना शुरू हो जाएंगे तो आपका ब्रॉड ऑन भी जगह चेंज कर लेगा, नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा ना। अगर आप शुरू हो जाए, आपको पता है रिटेन अर्निंग में याद रखें लॉसेस आना जाए, मेन दो बातें आती हैं, एक प्रॉफिट और एक डिविडेंड। डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो सकता, डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आना ही लॉसेस शुरू हो जाए तो लॉसेस ज्यादा हो जाए तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस नेगेटिव चला जाता है। डिविडेंड जितना मर्जी दे लें, रिटेन अर्निंग का डिविडेंड देने से कभी बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट की हद तक होता है। हाँ, लॉसेस आ रहे हों तो तब नेगेटिव बैलेंस चांसेस हैं। कहते हैं मेड मोर डिविडेंड देन द प्रॉफिट अर्नड, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिविडेंड होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वैसे ही नहीं होता कि डिविडेंड प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए। रिडीम्ड सम ऑफ इट्स शेयर्स, शेयर्स रिडीम करने से आपका रिटेन अर्निंग डेबिट नहीं होता। अक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये है आंसर आपका, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्योंकि उससे ही आपका रिटेन अर्निंग नेगेटिव होगा। बोनस शेयर इशू करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डन होगी बात, तो इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज। ऑपरेटिंग लॉसेज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं होते, चाहे IAS 40 के हों चाहे IAS 16 के हों। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, याद रख लें। ये हमने वैसे भी पढ़ा था जब कॉस्ट यूटिलाइजेशन पढ़ रहे थे। incurred during the commercial production due to underutilization of the plant would be capitalized as a direct attributable cost, गलत।
ये एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ही नहीं। डेफर एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन प्रॉफिट इज अर्नड फ्रॉम द प्लांट। कहना क्या चाह रहा है, कहता है आज लॉस आ रहा है, आज लॉस ना लिखो, उसको डेफर कर दो, जब प्रॉफिट आएगा तब एडजस्ट कर लेना। नहीं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, अभी लॉस आया अभी रिकॉर्ड करेंगे, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी हमें यही कहता है कि हम लॉसेस डेफर कर ही नहीं सकते। लॉसेस आ रहे हैं तो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो गलत। चार्ज डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग, कहता है आप रिटेन अर्निंग में जाकर लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज ना करें, गलत। जब लिखना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो बाकी हम इधर उधर की बातें फिर क्यों सोचे। इनिशियल अडॉप्टेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अडॉप्टेशन मतलब लीगल कॉस्ट कोई आ जाती है, कोई एलसी चार्जेस आ जाते हैं, वो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं ऐड करते। लो जनाब, ये सवाल अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 5वें नंबर, सॉरी 6ठे नंबर पे। ये तो एज इट इज हमने पढ़ा भी था, कुछ लोगों ने, वो कहता है कि जब आप मेजर करते हो ना वैल्यू एंड यूज, तो डिस्काउंट रेट आर यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज शुड बी। वो कहता है कि जो डिस्काउंट रेट हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो कहता है जी प्री टैक्स रेट रिफ्लेक्ट द मार्केट असेसमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट। यही बात है, अगर आप अपने नोट्स खोल के देखो ना तो ये बात एज इट इज लिखी हुई है कि हम प्री टैक्स लेते हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को असेस करते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, और जो उसी एसेट स्पेसिफिक उस एसेट से रिलेटेड होते हैं। नहीं, हम जब किसी एसेट को टाइम वैल्यू ऑफ मनी चेक करते हैं ना, वैल्यू एंड यूज, हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, एक उसी स्पेसिफिक एसेट से लेते हैं जो उस स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड हो, और प्री टैक्स रेट लेते हैं। डानो की बात, तो जनाब आगे वैसे पढ़ लेते हैं। उसने सारी स्टेटमेंट सही लिखी, लेकिन वो कहता है स्पेसिफिक टू एंटिटी। हम एंटिटी का इंपेयरमेंट नहीं चेक कर रहे, हम तो एक एसेट का इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं, तो एंटिटी का नहीं देखते, हम किस क्या देखते हैं। और एंड पे तो उसने लिखा है पोस्ट टैक्स, हम पोस्ट टैक्स नहीं लेते, प्री टैक्स लेते हैं। फिर वो कहता है प्री टैक्स रेट एंटिटी असेसमेंट। एंटिटी असेसमेंट नहीं होती मेरे भाई, मार्केट असेसमेंट होती है। एंटिटी की असेसमेंट नहीं होती, मार्केट में हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो हम वो लगाते हैं। तो जनाब इसका पहला आंसर ठीक है, प्री टैक्स रेट मार्केट असेसमेंट लेते हैं, एंटिटी की असेसमेंट नहीं लेते। इसका पहला आंसर ठीक है। हमजा भाई पूछ रहे हैं कि पहले पार्ट का क्या आंसर था। पहला हमने किया तो था, अब हम तो आगे आ जाते हैं तो पिछला भूल ही जाते हैं। पहले का जनाब डी पार्ट है कि जनाब एक एक्सपेंशन प्लान है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें कैश की जरूरत पड़ जाए। 7वां पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट, अच्छी चीज है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता है कौन सी चीज है जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसीडर नहीं होगी। सबसे पहली बात कहते हैं स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 7 years। कहता है एक जनरेटर है, आप उसको 7 साल तक इस्तेमाल करना चाहते हो, तो बताएं जनाब क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है? क्या पीपी में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये तो है ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी 7 साल लाइफ है। फिर वो कहता है अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर सी रीसेल। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, एक आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड है, आपने उसको सेल करने के लिए रखा हुआ है, ये IS 2 है, ये IS 2 है।
जो हम सेल करने के लिए चीजें करते हैं वो हमारी इन्वेंट्री होती है, तो ये पीपीई नहीं है। फिर एक बस है पिक एंड ड्रॉप के लिए, ये स्टाफ मेंबर के लिए, ये भी हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जनरेटर आपने रेंटल के लिए दिया हुआ है। अच्छा, जनरेटर रेंटल के लिए दिया हुआ है, ये IS 40 है, IS 16 है। एक जनरेटर रेंट पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, 16 है, क्योंकि 40 वाला लैंड और बिल्डिंग रेंट होता है, जनरेटर नहीं होता। गुड होगी बात। लास्ट फिर आपके पास आ गया जनाब, कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड। कब सस्पेंड होगा? कि जब आपकी जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो। देख लेते हैं, कहता है when substantially all the activities necessary to prepare a qualifying asset for its intended use or sale are complete। तब सस्पेंड नहीं होगा, तब तो सीज हो जाएगा। बोरोइंग कॉस्ट तब सीज का मतलब होता है उसके बाद नहीं आना, खत्म हो जाना, बंद हो जाना। सस्पेंड का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रोकर बाद में फिर चला देना। तो इसका मतलब है पहला आंसर तो नहीं है, पहला तो खत्म हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्या ये सस्पेंशन पीरियड है या नहीं? टेम्परेरी डिले विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गुड। एक शख्स के अलावा बाकी सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि ये सस्पेंशन पीरियड नहीं है, ये सस्पेंशन पीरियड नहीं है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आंसर है ही एक गया, क्योंकि पहले दो तो है नहीं, तीसरा आल ऑफ द अबव वो भी नहीं हो सकता। फिर मिलता है ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब क्या हुआ? ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं है, वैसे इंटरप्शन हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई स्ट्राइक हो गई, इंटरप्शन उसे ही तो कहते हैं। तो इसका सी आंसर है। लो जनाब, ये हमारा भी पूरा हो गया। आगे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल में। अब आते जाए ऑटम 2019 पे, आ जाओ जल्दी से। ऑटम 2019, आइटम 2019 क्वेश्चन नंबर है जनाब 4 ही होगा, अगर हुआ तो। हाँ जी 4 ही है। कुछ लोगों को तो अपनी पेट पूजा की पड़ गई है मेरे भाई, बस थोड़ी सी देर और है। आगे आसान क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आगे क्वेश्चन आसान है, परेशान ना हो। जी जनाब 4 पे आ जाओ। और अभी तो 8 भी नहीं बजे, अभी तो हमारा जो ओरिजिनल क्लास का टाइम है वो भी खत्म नहीं हुआ। जी जनाब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अच्छा परेशान ना हो, कुछ लोग कहते हैं कैश फ्लो बता दें। देखें मैं आपके क्लास बाद में भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, आपको चीज समझा के भेजूंगा पेपर में। जब आपके पेपर के आप एग्जामिनेशन रूम से बाहर भी खड़े होंगे ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सर ये बता दें। परेशानी नहीं लेनी, बस कॉन्फिडेंस में रहना है। चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, ये बड़ा आसान सा काम है। प्रॉफिट है 480,000, ये तो 5 सेकंड में हो जाएगा। और ये हिस्टोरिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। ओपनिंग कैपिटल है आपका 1100,000। स्पेसिफिक प्राइस इंडिसेस है 15% और जर्नल है 12%। और हमने बताना है रियल प्रॉफिट, रियल फाइनेंशियल प्रॉफिट। 1100,000 का जर्नल प्राइस लेवल लेंगे या स्पेसिफिक प्राइस लेवल लेकर माइनस कर देंगे? स्पेसिफिक प्राइस लेंगे या जर्नल प्राइस लेवल लेकर जर्नल लेंगे? एक बात याद रखें, बात मेरी सुनिएगा, अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी तो हमारा काम रिवर्स हो जाएगा, प्रॉफिट में माइनस करने की बजाय प्लस कर देंगे। ये प्राइसेस हमारी बढ़ रही हैं, इसलिए हमने प्रॉफिट में माइनस करना है।
अगर प्राइसेस कम हो रही हो तो आपने प्राइसेस जो इन्फ्लेशन का रेट है वो वापस ऐड बैक करना है। ये बात याद रख लें, बल्कि लिख ले किसी जगह। जी जनाब, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, कर ले जरा। 1100,000 का 12% ले, 480,000 में से माइनस कर दें। 1100,000 का 12% जनरल प्राइस लें और 480,000 से माइनस कर दें। कितना आंसर आ रहा है? 348,000। लो जनाब, हो गया सवाल। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन का लेजर आ गया। ये बहुत मुश्किल नहीं है, कर लेते हैं, आसान सा सवाल है। लिखा हुआ है मॉर्निंग फुटबॉल क्लब हैज मंथली सब्सक्रिप्शन 800 मेंबर्स की, ₹800 per member. The club has 240 members on 31st December 2018. ओके की बात। No fresh member were admitted during 2018, but 30 members left on 1st July 2018. कहता है कोई नया मेंबर आया नहीं, लेकिन 30 लोग छोड़ के चले गए हैं। गुड की बात। As at 31st December 2018, the club has received advance subscription 60,000. तो कहता है कि जनाब सब्सक्रिप्शन इनकम में कितनी अमाउंट आएगी। सबसे पहले जो एडवांस लिया है वो तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि 60,000 टोटल रिसीट में से माइनस कर देंगे सीधा सीधा। लेकिन पहले ये तो चेक कर लें हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन बनती कितनी है। तो देखिए जनाब, इसमें लेजर बनाने की जरूरत भी नहीं है। 2018 का साल है। 2018 के 31 दिसंबर 2018 को 240 मेंबर हैं और वो कहते हैं नया कोई मेंबर नहीं आया, लेकिन 1/7/2018 को 30 लोग छोड़ के चले गए थे। 30 लोग छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब है 1/1/18 को 270 लोग होंगे। 270 थे ना, 6 महीने बाद 30 लोग छोड़ के चले गए और साल के एंड में 240 बच गए। उसने हमें 31 दिसंबर के 240 बताए, 31 दिसंबर के। ठीक है, इसका मतलब है कि 30 लोग जो छोड़ के चले गए होंगे तो साल के शुरू में कितने लोग होंगे? 270। 800 बंदा, 800 पर मंथ है। इसका मतलब है कि 270 6 महीने होंगे, यानी 800 मल्टीप्लाइड बाय 270 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 240 मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 6। 6 महीने इतनी सब्सक्रिप्शन हमारी बनेगी और अगले 6 महीने इतनी बनेगी। दोनों को प्लस कर देंगे, हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी। करके देखें जरा, 800 पर मंथ है ना, दोनों को फाइंड करके प्लस करके देखें तो एक जैद ने आंसर दे दिया है कि कहते हैं दोनों को प्लस करने से ये आ रही है और ये हमारी इनकम बनती है, इतनी बनती है, इतनी हमारी इनकम बनती है। हाँ, इसमें से कोई दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन अभी हमारी इनकम इतनी ही बनती है। तो आंसर हमारा आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर जब ये लोग छोड़ के चले जाते हैं तो क्या हम इनके पैसे वापस करते हैं? नहीं, ये तो सब्सक्रिप्शन होती है ना, ये तो एक तरह की ना हमारी डोनेशन टाइप चीज होती है ना। जी सर। अगर लेकिन आप किसी क्लब के मेंबर बन जाते हो या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के इदारे के मेंबर बन जाते हो, जब तक दो ठीक है, नहीं देते हो तो छोड़ दो, कोई मसले नहीं, आगे सब्सक्रिप्शन आपकी नहीं आएगी। लेकिन सर आप अगर हमें ना उसने एडवांस दी हुई है, अगर उसने हमें एडवांस दी हुई है तो उसका हम क्या करेंगे अगर वो छोड़ के चला जाए तो? वो हमारी जैसे जैसे वो टाइम आएगा वो एक्सपायर होती जाएगी, हम इनकम में लिखते जाएंगे। चलें ठीक, ओके सर। तीसरे नंबर पर आ जाए। कहता है जनाब बताओ कौन सी चीज क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकती। एक बात याद रखें, क्वालिफाइंग एसेट के बारे में सुन लें। क्वालिफाइंग एसेट हमारा इन्वेंट्री भी हो सकता है, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हो सकता है, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है,
क्वालिफाइंग एसेट वो नहीं हो सकता जो रेडी फॉर यूज या रेडी फॉर सेल है। क्वालिफाइंग एसेट कौन सा नहीं हो सकता? जो रेडी फॉर यूज है, जो है ही इस्तेमाल, उसको बनाएंगे कब? फिर वो तो बना बनाया है। जो बना बनाया एसेट मिल जाए जो रेडी फॉर यूज और रेडी फॉर सेल हो, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता। जो अभी हमने बनाना हो, चाहे वो इन्वेंट्री है, चाहे वो नॉन करंट एसेट है, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है जिसके ऊपर सब्सटेंशियल टाइम लगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन जो है ही बना बनाया, तो सब्सटेंशियल टाइम का तो कांसेप्ट ही खत्म हो गया। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। नहीं हो सकता तो जो एसेट इंटेंडेड फॉर यूज है व्हेन एक्वायर्ड, वो जिस दिन लिया उसी दिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको बनाने में तो टाइम क्वालिफाइंग एसेट, वो सब्सटेंशियल टाइम का जिक्र ही नहीं है। तो इसका सी आंसर है। डन होगी बात। अगला क्वेश्चन अच्छा भी है, आसान भी है। 2 नंबर का सवाल है। सबसे पहले वो कहता है कि जनाब एक आफ्टरनून लिमिटेड है, uses cost model for its property, plant and equipment and fair value model for investment property। कहता है कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करता है पीपीई के लिए और फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। AL हैज एन ऑफिस बिल्डिंग। जब वर्ड उसने इस्तेमाल कर दिया ना ऑफिस बिल्डिंग, तो ये पीपीई है, which was being used for admin purpose। ये कोई इसको एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है। On 1st July 2018, the building had a carrying amount 20 million. On that date, the building was let out। let out मतलब किराए पे दे रहे हैं, हम पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, and therefore reclassified as an investment property। The building had a fair value। 1st जुलाई, जिस दिन हम पीपीई में से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, उस दिन फेयर वैल्यू है 23 मिलियन और 30th जून को है 23.4 मिलियन। कहता है आप मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे और ओसीआई में क्या लिखेंगे 30th जून को। देखें जनाब, 1/7/2018 को बुक वैल्यू है, मतलब कैरिंग वैल्यू है 20 मिलियन से। इसी डेट को फेयर वैल्यू है 23 मिलियन। फेयर वैल्यू कितनी है? 23। हम चले गए पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मुझे बताओ ये जो 20 से 23 मिलियन का फर्क है, ये पीपीई के रेफरेंस से रिकॉर्ड करेंगे या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रेफरेंस से रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन हम ट्रांसफर करेंगे अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यू सरप्लस या ओसीआई। डन। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये एसेट कितनी अमाउंट से आ जाएगा? 23 से। मतलब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करके पीपीई क्रेडिट कर देंगे 23 से। अब जब साल एंड हुआ 30th जून 2019, ये वाला एसेट हो गया 23.4 का। अब जो फर्क आया 0.4 का, ये मुझे बताओ ये फेयर वैल्यू गेन लॉस है या पीपीई का है? अब ये हमारा फेयर वैल्यू गेन है, और फेयर वैल्यू गेन हमें पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिख देते हैं। मतलब ओसीआई में 3 मिलियन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 0.4 मिलियन। तो जनाब इसका आंसर फिर क्या हुआ? बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 0.4 मिलियन और ओसीआई के अंदर 3 मिलियन। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट। घबराना नहीं है, परेशानी होना, बस एक ही पेपर, वो इतना बड़ा पेपर नहीं है और ये भी इतना बड़ा नहीं है पेपर, तो वो डिस्कशन करते हुए टाइम लग रहा है। ये कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये
दो आंसर होते हैं, ये नहीं देखें। लिखा विच टू ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखनी है। प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एन एम्प्लॉई, ये है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अ बिल्डिंग ओन्ड बाय एन एंटिटी एंड लीज्ड आउट, रेंट पे दी हुई है जनाब। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी, नहीं, थर्ड पार्टी के बिहाफ के ऊपर जो हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, लाओ जनाब, बी और डी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते हैं, बी और डी। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं कि अंडर IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमन। कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमन नहीं होता, तो फिर हम वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट ले लेंगे। एक बात याद रखें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो हायर होती है वो रिकवरेबल अमाउंट होती है। दोनों में से एक ना गिवन हो तो जो हो उसको ही रिकवरेबल अमाउंट ले लेते हैं। कहता है एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, गलत, द रिकवरेबल अमाउंट इज द वैल्यू इन यूज। फिर हम रिकवरेबल अमाउंट को ही वैल्यू इन यूज समझ लेते हैं। कहता है एनआरवी यूज करते हैं, एनआरवी का ताल्लुक ही नहीं होता IAS 16 में, IAS 36 में। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट रिमेन द सेम, नहीं, ये भी गलत बात उसने कर दी। फिर वो कहता है विच ऑफ द टू फॉलोइंग एक्सटर्नल इंडिकेटर, हाँ जी ढूंढो जरा एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर आपने कहा था, देखो ना, अगर आपके पास वैल्यू इन यूज भी नहीं है और एक्टिव मार्केट भी नहीं है तो तब हम वो उसका इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं लगाएंगे। एक्टिव मार्केट भी नहीं है उसकी। जी जनाब, आ जाए जरा। पहला लिखा हुआ है अनयूजुअली सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, मार्केट का जिक्र हो गया तो ये एक्सटर्नल इंडिकेटर हो गया। मार्केट का जिक्र हो गया तो ये एक्सटर्नल इंडिकेटर हो गया। एविडेंस है कि आपका एसेट ऑब्सलीट हो रहा है, ये इंडिकेटर इंटरनल होता है। डिक्लाइन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये भी इंटरनल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, ये भी एक्सटर्नल इंडिकेटर। ओके होगी बात। नंबर 7, which of the following future cash flow should not include in the calculation of value in use। ये भी इंपेयरमेंट का है। कहता है कौन सा फ्यूचर कैश फ्लो वैल्यू इन यूज के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। कहता है कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल, ये तो होता है। इनकम टैक्स पेमेंट ये नहीं होता, वो इनकम टैक्स का ताल्लुक ही नहीं है। हमने देखना होता है जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो एसेट से रिलेटेड हो। कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड बाय एसेट, ये भी कैश फ्लो है। कैश आउटफ्लो ऑफ मेंटेनेंस, ये भी है। तो इसका सिर्फ बी आंसर है, इनकम टैक्स जो इस्तेमाल नहीं होता। फिर वही सवाल आ गया, लास्ट में जो किए थे दोनों सवाल बिल्कुल वही है। कहते हैं करंट रेशियो है 1.8, द रेशियो विल बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होगी? कहते हैं रिसीव्ड कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, रिसीव्ड कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। अगर हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, कर के देखा करो, एक नंबर आराम से मिल जाएगा। 1.8 है ना, और हमने इसको इंक्रीज करना है। इसको लिख देते हैं 18/10। शॉर्ट टर्म लोन लेंगे ना, 5 रुपए का ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो कैश हमारा बढ़ जाएगा और लायबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। कैश भी बढ़ जाएगा, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 23/15। अब आप चेक कर लो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ये तो 1.53 आ रहा है, इसका मतलब है ये तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा। ये तो बात गलत होगी, ये तो डिक्रीज हो रहा है।
वो कहता है कैश फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कैश ऐड होगा डेटर माइनस होंगे, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना कैश प्लस होगा उतने डेटर माइनस हो जाएंगे। पे एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेबल करके देख लेते हैं, 18/10 है ना, आपने पैसे पे किए पेबल को, कैश कम होगा तो एसेट कम होगा, और इधर पेबल भी कम हो जाएंगे। 13/10, 13/10 ये बनेगा ना। आपने एग्जिस्टिंग ट्रेड पेबल को इधर के, हाँ, पे एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेबल, हाँ जी, तो हमारे कैश भी कम हो जाएगा, पेबल भी कम हो जाएगा। 13/5 कितना आंसर हो गया, 2 पॉइंट समथिंग, बढ़ गया पहले से, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें सबसे आसान तरीका होता है कि आप ना एक दफा खुद कैलकुलेशन कर लिया करें। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेटर टर्नओवर ऑफ 6 टाइम मींस दैट, 6 टाइम मतलब कहता है कि 1/6 ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड इन 1 मंथ। कलेक्शन पीरियड की बात कर रहा है, तो हम कलेक्शन पीरियड फाइंड कर लेते हैं उनको देखने के बजाय। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक तो होता है ना एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल्स, और दूसरा मैंने बताया था 365 ओवर डेटर टर्नओवर रेशियो। तो 365 को डिवाइड करें जरा 6 पे, हाँ जी 365 को डिवाइड करें जरा 6 पे, कितना आंसर आता है, 60.83 डेज, और अगर इसको मंथ में लिखें तो ऑलमोस्ट 2 मंथ। 60.83 डेज हैं, और अगर मंथ में लिखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 मंथ बनते हैं। अब वो कहता है एवरेज 6 महीने है, तो ये सी आंसर लिखा तो है कि हमारा एवरेज डेटर्स आर कलेक्टेड इन एवरेज 2 मंथ, यही इसका आंसर है। ओके की बात, चले जनाब, बस थोड़ी सी देर और है, लास्ट पेपर है हमारा इसका, और वो भी अगर है तो चौथा सवाल देख लेते हैं। नहीं जनाब, खत्म हो गया सवाल, एमसीक्यूज आपके सितंबर 19 से ही स्टार्ट हुए हैं। लो मेरे भाई, आप फिर खाना एंजॉय करो, और जो हमारा कैश फ्लो वाला रह गया वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। अब आपके कॉस्ट के या जो टैक्स के पेपर के बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारे, ताकि आप अब इजी हो। जितनी कि आपकी तैयारी है इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट रहें, पेपर पूरा करके आए, पास हो जाएंगे आराम से इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।